20 जनवरी 2025 यूनाइटेड स्टेट्स में नई सरकार का पहला दिन, और उसी दिन स्पॉटलाइट में आते हैं एलन मस्क, जिन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि सरकार का खर्चा कम किया जाए। मतलब अब भाई साहब बजट गुरु बन चुके हैं। सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी मिठाई वाले को ही वेट लॉस कोच बना दिया जाए, लेकिन असली ट्विस्ट यहां है। इस अनाउंसमेंट से ठीक पहले उनकी कंपनियों पर पैसा बरस चुका था। स्पेस एक्स को नासा से करीब 14.9 बिलियन डॉलर, डिफेंस से 5 बिलियन प्लस और टेस्ला को 11.5 बिलियन की मदद, कुल मिलाकर लगभग 38 बिलियन डॉलर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जो इंसान खुद गवर्नमेंट फंड्स का इतना बड़ा बेनिफिशियरी रहा हो, वही खर्चा कम करने की सलाह दे रहा है। यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है, क्योंकि हम सब ने एक फेमस लाइन जरूर सुनी है, मैं सेल्फ मेड हूं, सिर्फ $2,500 लेकर कनाडा आया था। यह डायलॉग इतना वायरल है कि मोटिवेशनल स्पीचेस से लेकर यूट्यूब शॉर्ट्स तक हर जगह रिपीट होता है। लेकिन 2024 में उनके पिता एरोल मस्क एक पॉडकास्ट में कहते हैं, घर में इतना कैश था कि लॉकर बंद करना मुश्किल हो जाता था। अब यहां कंफ्यूजन नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ कहानी जीरो से शुरू किया, दूसरी तरफ रियलिटी। बैकग्राउंड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। थोड़ा पीछे चलते हैं, 1971, साउथ अफ्रीका। एलन मस्क का जन्म एक वेल ऑफ फैमिली में होता है। पिता इंजीनियर और प्रॉपर्टी डीलर, मां मॉडल और डाइटिशियन। यानी शुरुआत ही प्रीमियम वर्जन से हुई थी, कोई स्ट्रगल वाला डेमो नहीं। स्कूलिंग भी एलीट लेवल की, फिर कनाडा और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का वॉर्टन बिजनेस स्कूल, जहां पहुंचना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो यहां पिक्चर साफ हो जाती है, ये जीरो टू हीरो वाली कहानी नहीं है, ये ऑलरेडी अहेड स्टार्ट वाली जर्नी है। ध्यान रहे, अमीर घर में पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन खुद को पूरी तरह सेल्फ मेड बताना ये थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी स्टोरीज लाखों लोगों तक पहुंचती हैं तो लोग सोचते हैं अगर उसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन रियलिटी ये है, हर किसी के पास वही स्टार्टिंग लाइन नहीं होती, और अगर पीछे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप, कनेक्शंस और रिसोर्सेज हो तो गेम थोड़ा अलग लेवल पर खेला जाता है। अब आते हैं उस जगह पर जहां इलॉन मस्क की सबसे बड़ी पहचान बनी, टेस्ला। क्योंकि आज अगर आप किसी से पूछो टेस्ला किसने बनाई, तो 90% लोग तुरंत बोलेंगे इलॉन मस्क। लेकिन सच्चाई थोड़ी नेटफ्लिक्स थ्रिलर जैसी है, जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। चलो 2003 में चलते हैं। सिलिकॉन वैली में एक इंजीनियर था, मार्टिन एबरहार्ट। इस बंदे ने सोचा, यार इलेक्ट्रिक कार तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी जो सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना हो बल्कि पॉर्श को टक्कर दे। मतलब सोच ही नेक्स्ट लेवल थी, इको भी और ईगो भी। उसने अपने दोस्त मार्क टारपेनिंग के साथ मिलकर टेस्ला मोटर्स शुरू की। कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन पेपर्स, सब में इन्हीं दोनों के नाम थे। उस समय इलॉन मस्क का टेस्ला से कोई लेना देना ही नहीं था, जीरो कनेक्शन। अब कहानी में एंट्री होती है 2004 में। मार्टिन एबरहार्ट फंडिंग ढूंढ रहा था और उसने इलॉन मस्क को अप्रोच किया। मस्क ने $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए, जो उस समय के हिसाब से बड़ा अमाउंट था। अब यहां से गेम शुरू होता है। इन्वेस्टमेंट किया, बोर्ड चेयरमैन बन गए, पावर आ गई, कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन ध्यान रखना, उस समय भी वो सीईओ नहीं थे और फाउंडर तो बिल्कुल नहीं। अब 2007 तक क्या हुआ? प्रोडक्शन डिलेज, कॉस्ट बढ़ना, प्रॉब्लम्स आना, जो हर स्टार्टअप में होता है। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, इलॉन मस्क ने मार्टिन एबरहार्ट को सीईओ की कुर्सी से हटा दिया। अब इमेजिन करो, आपने कंपनी शुरू की, आइडिया आपका, मेहनत आपकी, और फिर कोई इन्वेस्टर आता है, पैसा लगाता है और धीरे धीरे आपको ही बाहर कर देता है। असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। एबरहार्ट को हटाने के बाद मस्क ने पब्लिक नैरेटिव बदलना शुरू किया। मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि डिलेज, प्रॉब्लम्स सब एबरहार्ट की गलती थी। मतलब ब्लेम ट्रांसफर का ऐसा लेवल कि अगर एग्जाम में फेल भी होते तो शायद बोलते टीचर की गलती है। 2009 में मार्टिन एबरहार्ट ने केस कर दिया इलॉन मस्क पर, डेफेमेशन, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच वगैरह, और कोर्ट में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मस्क हिस्ट्री को रीराइट कर रहा है और खुद को टेस्ला का फाउंडर दिखा रहा है। अब यहां आपको लगेगा चलो कोर्ट में सच सामने आ जाएगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी बॉलीवुड मूवी जैसी है। एंडिंग अचानक ट्विस्ट मार देती है। केस कोर्ट के बाहर सेटल हो गया, सीक्रेट पेमेंट हुई
और डील ये हुई कि इलॉन मस्क अब ऑफिशियली को फाउंडर कहलाएगा, यानी टाइटल लिटरली खरीदा गया। अब सोचो, फाउंडर बनने के लिए आइडिया चाहिए, मेहनत चाहिए, विजन चाहिए, और यहां पैसा लगा और टाइटल अपग्रेड हो गया, फाउंडर DLC अनलॉक्ड। लेकिन एक और नाम है जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, JB स्ट्रॉबेल। ये बंदा टेस्ला का CTO था 15 साल तक। बैटरी सिस्टम, ड्राइव ट्रेन, कोर इंजीनियरिंग सब इसने बनाया। यानी टेस्ला का असली ब्रेन कौन था? स्ट्रॉबेल। लेकिन क्या आपने कभी उसका नाम मोटिवेशनल वीडियोस में सुना? नहीं। क्यों? क्योंकि स्पॉटलाइट हमेशा उस इंसान पर रहती है जो स्टोरी कंट्रोल करता है। 2019 में स्ट्रॉबेल क्वाइटली रिजाइन कर देता है। ना कोई मीडिया हाइप, ना कोई हेडलाइंस, और उसी साल मार्टिन एबरहार्ड एक इंटरव्यू में कहता है, टेस्ला की हिस्ट्री के बारे में मस्क जो भी बोलता है उसमें एक भी लाइन सच नहीं है। अब यहां एक पैटर्न साफ दिखता है, आइडिया किसी और का, एग्जीक्यूशन टीम का, और क्रेडिट और क्यों? वेल, आप समझ ही गए। लेकिन रुक जाओ, कहानी अभी और मजेदार होने वाली है। अब तक कुछ लोग मन ही मन बोल रहे होंगे, ठीक है भाई, टेस्ला में कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन पेपाल तो एलन मस्क ने ही बनाया था, वही तो असली प्रूफ है उसकी जीनियस का। ठीक है, तो चलो इस जीनियस वाली कहानी को भी थोड़ा जूम करके देखते हैं। साल था 1999। इलॉन मस्क ने एक कंपनी बनाई, X.com। ये बेसिकली एक ऑनलाइन बैंकिंग आइडिया था जो उस समय काफी फ्यूचरिस्टिक माना जाता था। लेकिन उसी समय एक और कंपनी थी, कॉन्फिनिटी, जिसका प्रोडक्ट था पेपाल। यानी सिंपल भाषा में X.com बैंक बनाने की कोशिश थी। कॉन्फिनिटी पेमेंट सॉल्यूशन ऑलरेडी बना चुका था। अब 2000 में दोनों कंपनियां मर्ज हो जाती हैं, और मर्ज होते ही एलन मस्क को CEO बना दिया जाता है। अब यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं, थोड़ी डेंजरस हो जाती है। CEO बनने के बाद मस्क ने सबसे पहला बड़ा डिसीजन क्या लिया कि कंपनी के सर्वर्स विंडोज पर शिफ्ट किए जाएं। अब टेक टीम क्या चाहती थी? लिनक्स पर रहना। मतलब इमेजिन करो, पूरी इंजीनियरिंग टीम बोल रही है ये सही है, और CEO बोल रहा है नहीं भाई, मुझे ये पसंद है। यहां से कंपनी के अंदर क्लैशेस शुरू हो गए, इंजीनियर्स वर्सेस CEO। मोरल डाउन होने लगा, कंफ्यूजन बढ़ने लगा। और एक और फनी प्रॉब्लम थी, X.com नाम खुद में कंफ्यूजिंग था, क्योंकि लोग इसे बैंकिंग प्लेटफॉर्म समझने की बजाय कुछ और ही समझ लेते थे। आप समझ ही गए होंगे, गूगल करने की जरूरत नहीं है। तो अंदर से केओस, बाहर से कंफ्यूजन, परफेक्ट कॉम्बो। अब आता है सबसे सिनेमैटिक मोमेंट। साल 2000, एलन मस्क हनीमून पर गया ऑस्ट्रेलिया, और पीछे क्या हुआ? कंपनी के बाकी को फाउंडर्स, पीटर थील, मैक्स लेवचिन, रीड हॉफमैन, इन लोगों ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। वोट हुआ और एलन मस्क को CEO की पोजीशन से हटा दिया गया। यानी भाई हनीमून से वापस आया और जॉब ही चली गई। मस्क ने खुद बाद में कहा, दैट्स द प्रॉब्लम विद वेकेशंस। मतलब लेसन ये मिला, वेकेशन लेने से पहले HR से कंफर्म कर लो कि वापस आने पर जॉब बची रहेगी या नहीं। अब यहां असली सवाल, उसे निकाला क्यों गया? सिंपल आंसर, वो कंपनी इफेक्टिवली रन नहीं कर पा रहा था। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्लॉट ट्विस्ट अभी बाकी है। मस्क के पास कंपनी में 12% इक्विटी थी, यानी भले ही CEO नहीं रहा, लेकिन इन्वेस्टर तो था। अब 2002 में जब eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, तो मस्क के हिस्से में आए करीब $165 मिलियन। यानी CEO परफॉर्मेंस तो वीक थी, पोजीशन से हटा दिया गया, लेकिन पैसा जैसे जैकपॉट लग गया। तो अब पिक्चर क्लियर हो रही है, मस्क ने पैसा कमाया, लेकिन हमेशा ऑपरेटर बनकर नहीं, कई बार इन्वेस्टर बनकर। लेकिन दुनिया को क्या बताया गया? विजनरी फाउंडर, जीनियस, CEO। अब यहां एक पैटर्न फिर दिखता है, नैरेटिव कुछ और, रियलिटी थोड़ी अलग, लेकिन कहानी अभी और ट्विस्ट लेने वाली है। 2016, इलॉन मस्क उस समय टेस्ला का CEO भी था और एक दूसरी कंपनी का चेयरमैन भी, सोलर सिटी। अब सोलर सिटी कोई रैंडम कंपनी नहीं थी। ये कंपनी शुरू की थी मस्क के कजिन्स लिंडन राइव और पीटर रीव ने, यानी फैमिली कनेक्शन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। अब प्रॉब्लम क्या थी? सोलर सिटी फाइनेंशियली डूब रही थी। हालत ऐसी कि कोई भी समझदार इन्वेस्टर उसमें पैसा डालने से पहले 10 बार सोचे। अब यहां मस्क के पास 2 रास्ते थे, एक, अपनी जेब से पैसा डालो और कजिन्स की कंपनी बचाओ, 2, या
कुछ और क्रिएटिव करो। और मस्क ने क्या किया, टेस्ला के बोर्ड के सामने प्रपोजल रखा कि टेस्ला सोलर सिटी को खरीद ले करीब $2 बिलियन में। अब जरा रुक कर सोचो, आप एक कंपनी के CEO हो, दूसरी कंपनी के चेयरमैन हो और दूसरी कंपनी आपके कजन्स की है जो डूब रही है, और आप पहली कंपनी टेस्ला के शेयर होल्डर्स से बोल रहे हो भाई इस डूबती हुई कंपनी को खरीद लो। ये तो वही बात हो गई, मेरे चाचा की दुकान बंद होने वाली है, तो चलो पूरी सोसाइटी मिलकर खरीद लेते हैं। इस सिचुएशन को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी डिसीजन लेने वाला इंसान खुद ही दोनों साइड्स में इन्वॉल्व्ड है। अब टेस्ला के कुछ इन्वेस्टर्स को यह डील सस्पिशियस लगी और बाद में यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 2022 में डेलावेयर कोर्ट में इस डील को लेकर लॉसूट हुआ। एलिगेशन यह था कि मस्क ने बोर्ड पर प्रेशर डाला कि इस डील को अप्रूव किया जाए, और केस आखिर में सेटल हुआ करीब $13 मिलियन में। अब इमेजिन करो, डील 2 बिलियन की, सेटलमेंट 13 मिलियन की। ये वही वाइब है जैसे गलती बड़ी थी लेकिन फाइन थोड़ा सा लगा। लेकिन यहां असली सवाल यह है, क्या यह डिसीजन प्योरली बिजनेस था या फैमिली को बचाने का शॉर्टकट? क्योंकि अगर टेस्ला सोलर सिटी को नहीं खरीदता तो शायद वो कंपनी सरवाइव ही नहीं कर पाती। मतलब इनडायरेक्टली टेस्ला के शेयर होल्डर्स का पैसा इस्तेमाल हुआ एक फैमिली लिंक्ड कंपनी को बचाने के लिए। अब ये सब सुनकर कुछ लोग बोलेंगे, अरे भाई बड़े लोग ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं, इसमें क्या गलत है? गलत यह है कि जब आप पब्लिक कंपनी चला रहे हो तो आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स के प्रति होता है, ना कि फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के प्रति। और यही चीज इस पूरे केस को कंट्रोवर्शियल बनाती है। इलॉन मस्क अक्सर पब्लिक में क्या बोलता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज गलत हैं, ये वेस्ट है, कंपनीज को खुद सरवाइव करना चाहिए। मतलब पूरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो वाला वाइब, मैं सिस्टम के खिलाफ हूं। लेकिन रियलिटी चेक थोड़ा शॉकिंग है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 20 सालों में मस्क की कंपनीज ने करीब $38 बिलियन गवर्नमेंट से लिए हैं। जी हां, 38 बिलियन। अब यह पैसा कहां से आता है? सरकार से। और सरकार का पैसा कहां से आता है? आप और हम जैसे टैक्स पेयर्स से। मतलब इनडायरेक्टली हम सब भी इलॉन मस्क के साइलेंट इन्वेस्टर्स हैं, बिना शेयर्स के। अब इसमें कौन कौन शामिल है? टेस्ला को लोन्स, क्रेडिट्स, स्पेस एक्स को कॉन्ट्रैक्ट्स और अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज से सपोर्ट। यानी एक तरफ पब्लिक में बोलना सरकार खराब है, सब्सिडीज बंद करो, और दूसरी तरफ क्वाइटली वही सब्सिडीज लेना। अब कहानी और इंटरेस्टिंग तब होती है जब इन्वेस्टिगेशंस शुरू होती हैं। कुछ यूएस एजेंसीज मस्क की कंपनीज की जांच कर रही थी, जैसे वर्कर इश्यूज, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, अप्रूवल्स आदि। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए? जांच चले, सच सामने आए। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन एजेंसीज पर प्रेशर आया, कुछ की पावर्स कम करने की कोशिश हुई, कुछ डिपार्टमेंट्स में स्टाफ कट हुआ। मतलब इमेजिन करो, एग्जाम में चीटिंग पकड़ी जाए और आप टीचर को ही ट्रांसफर करवा दो। अब यहां एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे एक इकोनॉमिस्ट ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया, सब्सिडी हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, 1 गवर्नमेंट से पैसा लो, 2 कंपनी बनाओ और ग्रो करो, 3 उसी गवर्नमेंट को सर्विसेज बेचो, 4 और फिर सिस्टम पर इन्फ्लुएंस बना लो। यानी पूरा सर्कल कंप्लीट। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। और ये सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया के कई देशों में ये पैटर्न दिखता है, जहां बड़े बिजनेस और गवर्नमेंट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब यहां एक बात साफ कर लेते हैं, यह नहीं कहा जा रहा कि इलॉन मस्क ने कुछ अचीव नहीं किया। स्पेस एक्स रॉकेट्स लॉन्च कर रही है, यह सच है। टेस्ला ने ईवी इंडस्ट्री को पुश किया, यह भी सच है। लेकिन जब कोई इंसान खुद को सेल्फ मेड जीनियस बताता है और पीछे इतनी बड़ी सिस्टम सपोर्ट होती है, तो कहानी थोड़ी इनकम्प्लीट हो जाती है। असल सवाल यही है, क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंट से आई या सिस्टम प्लस मनी प्लस कनेक्शंस का कॉम्बो था? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम ब्लाइंडली किसी को हीरो बना देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सक्सेसफुल है? क्योंकि पैसा होना जीनियस होना नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है, वरना हम हर बार वही गलती करेंगे। किसी की पॉलिश्ड स्टोरी देखेंगे और उसकी पीछे की रियलिटी इग्नोर कर देंगे। तो अगली बार जब कोई बोले अगर एलन मस्क कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, तो थोड़ा मुस्कुरा देना और सोचना, भाई पहले मुझे भी एमरल्ड माइन वाला बैकग्राउंड दिला दे।
तो सीख सीधी है, हर सेल्फ मेड कहानी पूरी सच्चाई नहीं होती। इंस्पिरेशन लो, लेकिन आंख बंद करके हीरो मत बनाओ, क्योंकि लाइफ में सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं, कॉन्टेक्स्ट प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस सिस्टम से भी आती है। और अगली बार कोई बोले इलॉन मस्क जैसा बनना है, तो बस बोल देना, भाई पहले उतना बैकअप भी दिला दे। रियल स्मार्ट वही है जो ब्लाइंडली फॉलो नहीं, बल्कि सही सवाल पूछता है।